ओके, तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये हैं आपके मिस्टर बंकू। ओके, मिस्टर बंकू को एक टास्क असाइन किया गया। इनको बोला गया कि आपको क्या करना है, आपको 100 एमसीक्यू फ्रेम करना है। ठीक है, कितने 100 एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज कैसे, तो एमसीक्यूज इन सच अ वे दैट क्वेश्चन लुक्ड इजी बट व्हेन अटेम्प्टेड फेल्ट डिफिकल्ट, फील्स डिफिकल्ट। ओके, मतलब क्या है कि अब जब आपने एक क्वेश्चन पढ़ा तो आपको क्वेश्चन पढ़ के तो बहुत इजी लगा कि यार ये तो तुरंत बन जाएगा, क्या रैपिडली, कैन बी रैपिडली सॉल्व। बट जब आप ऑप्शंस में आते हैं तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो गया। तो ये जो काम था ये मिस्टर बंकू का था। अब मिस्टर बंकू के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो सबसे बड़ा इशू है इनके पास वो ये है प्रॉब्लम आंसर को हाइड करना। कहाँ पे, उन 4 ऑप्शन में। और हाइड ऐसे करना कि चारों ऑप्शन शुड लुक सिमिलर बट आर रॉन्ग, 3 ऑफ देम आर रॉन्ग एंड 1 इज करेक्ट। तो बंकू भैया ने क्या किया, बंकू भैया ने किया पैटर्न का आविष्कार। इन्होंने कुछ सर्टेन पैटर्न्स बनाए, कुछ सर्टेन ट्रिक्स यूज़ किए स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए फॉर फ्रेमिंग क्वेश्चंस। अब आप समझ ही गए होंगे कि मिस्टर बंकू हैं आपके एग्जामिनर ऑफ यूपीएससी, जो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे हैं। तो जब आप लगातार पी वाई क्यू एनालिसिस करते हो, क्या करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हो, तो आपको समझ में आने लगता है कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। वो जो छुपाने का तरीका है, वो जो पैटर्न है, आप ये पैटर्न डिकोड करते हो। आजकल लोग इन्हें चीट कोड का नाम दे दिए हैं, कुछ बोलते हैं ट्रिक्स हैं, बट दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ कॉमन एनालिसिस। अप्लाई दिस ऑल एनालिसिस एंड यू विल नेवर फेल प्रीलिम्स अगेन। ओके, अब शुरू करने से पहले कुछ डिस्क्लेमर है, कुछ गाइडलाइंस हैं फॉर यूजिंग दिस ट्रिक्स। पहले तो नॉट जस्ट फॉर यूजिंग द ट्रिक, फॉर सॉल्विंग एनी प्रीलिम्स, एनी एमसीक्यू एग्जामिनेशन। अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये गाइडलाइंस फॉलो करनी है स्ट्रिक्टली, और यूपीएससी के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, पहला क्या है, ऑलवेज स्प्लिट द क्वेश्चन एंड रीड इट प्रॉपरली। ऑलवेज स्प्लिट द क्वेश्चन एंड रीड इट प्रॉपरली। जब तक कि आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, आपको जो छुपे हुए हिंट्स हैं, जो हिंट्स यूपीएससी आपको दे रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे हिंट्स। ओके, इफ़ द क्वेश्चन इज टू लेंदी, ओके, रीड द ऑप्शन फर्स्ट। क्योंकि हमने अभी बात की किसकी, पैटर्न्स के बारे में। तो पैटर्न्स कहाँ पे थे, पैटर्न्स थे ऑप्शन में। तो आपको ऑप्शन को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है अगर क्वेश्चन बहुत लेंदी है तो। मार्क ट्रू एंड फॉल्स इन फ्रंट ऑफ द क्वेश्चन टू अवॉइड कन्फ्यूजन। अगर मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन है, जैसे एक स्टेटमेंट ये रहा, सेकेंड स्टेटमेंट ये है, थर्ड स्टेटमेंट ये है, और फिर आंसर में पूछा है 1 and 2 ओनली, लाइकवाइज 2 and 3 ओनली, जैसा भी ऑप्शन फ्रेम होता है, तो आपको क्या करना है, यहीं पे अगर आपको ये ऑप्शन सही लग रहा है तो यहाँ पे आपको ट्रू मार्क करना है, यहाँ पे आपको फॉल्स मार्क करना है, या तो फिर इसको एलिमिनेट कर देना है। तो जब आंसर पे आओगे आप तो आपको ईजी होगा। ओके, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको अभी तो लगेगा कि नहीं हम केपेबल हैं, बट डाउन द लाइन जब आप 100 क्वेश्चन लगातार सॉल्व करते हैं तो आपका दिमाग सेचुरेट हो जाता है 2 घंटे में। तो दैट इज़ वाई दिस simple exercise is beneficial for your accuracy. Sometime UPSC gives one question answer in another one. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 हम लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 हम लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ सवाल पूछा जिसका आंसर अकबर है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा, अकबर से रिलेटेड, अकबर से रिलेटेड एक स्टेटमेंट दे देगा और उससे रिलेटेड फिर 4 अलग ऑप्शंस होंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा है अगला, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये इसका आंसर होगा। तो ऐसी चीज़ें हमको देखने को मिलती है जब हम ईयर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे हम समझेंगे ये चीज़ें। रीड हिंदी इन केस ऑफ कन्फ्यूजन। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है तो हिंदी में एक बार उसका अनुवाद देख लें। ठीक है, फोकस ऑन एक्सट्रीम एग्जैजरेटेड वर्ड्स, लुक फॉर ऑड वन आउट और एनी एक्स्ट्रा पोलाइट स्टेटमेंट। तो ये जो एक्सट्रीम हो गए, एग्जैजरेटेड वर्ड्स हो गए, जो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे वेयर टू मार्क रॉन्ग, चीज़ें कहाँ पे यूपीएससी गलत करता है।
आगे आने वाले लेक्चर्स में हम बाकी एरियाज़ को भी कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वेयर टू मार्क रॉन्ग। यूपीएससी किन एरियाज़ में हमेशा गलत देता है चीज़ें जो लगती है कि सही हैं पर एक्चुअल में वो गलत होती हैं। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें तो यूनिट्स लाइक किलोमीटर, मीटर, लैख, सेकेंड, क्रोर आर ऑफन चेंज। जैसे किसी क्वेश्चन में किलोमीटर इज़ द करेक्ट आंसर, तो वहाँ पे क्या कर देगा, मीटर लिख देगा। और आपको लगेगा कि यार मीटर, हाँ हमने तो फिगर सही से पढ़ा है, यहाँ पे मीटर था कि किलोमीटर ध्यान नहीं है, बट नंबर सही है, और आप मीटर को करेक्ट मार्क करके आएंगे जबकि एक्चुअल में वहाँ पे किलोमीटर था। तो ऐसे इजीली ट्वीक, लेग को क्या कर देगा, 1000 कर देगा, है ना, सेकंड को मिनट कर देगा। तो ऐसे इजीली ट्वीक कर देता है। तो वॉच देम केयरफुली, आपको बहुत ध्यान रखना है इन चीज़ों पे। बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर एलिमिनेशन। अगर आप किसी चीज़ को एलिमिनेट कर रहे हैं तो डू नॉट सेकेंड गेस इट, क्योंकि दोबारा आप उसको पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको फिर से वो सही लगने लगे। तो अगर फर्स्ट इंस्टांस में आपने उसको एलिमिनेट कर दिया है तो बी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। इफ़ यू हैव एलिमिनेटेड वन ऑप्शन कॉन्फिडेंटली, रिमेनिंग विल बी द पार्ट ऑफ आंसर इन मोस्ट ऑफ द केसेस। मोस्ट ऑफ द केसेस, हर जगह ये सही होगा क्या, नहीं। इफ़ यू आर स्टक इन 50-50, ठीक है, कोई आपने ऑप्शन एलिमिनेट किए और आपके पास बच रहा है वन ओनली, 1 and 2 ओनली, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपको तुक्का मारना है, आपको ब्लाइंड गेस करना है, तो गो विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑप्शन। यहाँ पे हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 and 2 ओनली, बिकॉज हियर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑप्शंस यहाँ पे हैं। जनरली ऑल ऑफ द अबव इज रॉन्ग, हम इसको जनरली नहीं, मेजॉरिटी, और आई वुड से अगर क्वेश्चन का नेचर जनरल नहीं है तो ऑल ऑफ द अबव कभी भी सही नहीं होता, हमेशा वो गलत होता है। लास्टली, डू नॉट ओवर एनालाइज एज इट लीड्स टू पैरालिसिस, जो हमने अभी डिस्कस किया कि अगर आपने एलिमिनेट किया है कॉन्फिडेंटली तो सॉरी, अगर आपने एलिमिनेट किया है कॉन्फिडेंटली तो फिर उसको ओवर एनालाइज नहीं करना है, रेदर देन बाबा को क्या है, रेदर देन गो विथ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेपर। ओके, तो ये 10 पॉइंट्स हैं, ये आपको बहुत ध्यान में रखने हैं। नॉट जस्ट फॉर अप्लाइंग दिस ट्रिक्स, फॉर जनरल सॉल्विंग ऑफ पेपर। जनरल अगर आप सॉल्व कर रहे हैं पेपर को तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा मेन डिस्कशन का टॉपिक रहेगा, वेयर टू मार्क रॉन्ग। किन किन जगहों पे यूपीएससी जो है हमेशा ही गलत चीज़ें फ्रेम करता है, ऑप्शंस को गलत कर देता है। ओके, पहला क्या है, एक्सट्रीम वर्ड स्टेटमेंट आर रॉन्ग, डू नॉट ओवर थिंक हियर। चुपचाप गलत मार्क करके आना है, बार बार सोचते नहीं रहना है कि यार होगा कि नहीं होगा। जैसे 2013 का ये क्वेश्चन है, आई ट्राई कि मैं ईयर भी बताता चलूँ, अगर नहीं बताता हूँ तो नीचे ईयर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। 2013 का क्वेश्चन नंबर 6 है, चाइनीज ट्रेवलर हुएंग सांग हु विजिटेड वेयर इंडिया रिकॉर्डेड द जनरल कंडीशन, पहले ही यहाँ पे बोल दिया जनरल कंडीशन, एंड कल्चर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। ओके, ठीक है, इन दिस कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है, देखो हम अभी धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, हमारा पहला ही गाइडलाइन क्या था, ऑलवेज स्प्लिट द क्वेश्चन एंड रीड इट प्रॉपरली। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन को स्प्लिट किया, अच्छे से पढ़ा। द रोड्स एंड रिवर रूट्स वर कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम द रॉबरी। क्या बोल रहा है कि कंप्लीटली इम्यून, कंप्लीटली इम्यून तो आज भी नहीं है, प्रेजेंट टाइम में भी ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कंप्लीटली इम्यून कभी भी हो सकता है क्या, एक भी चोर नहीं था, एक भी रॉबरी वाला नहीं था, अरे एक भी मिल गया तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा ना। तो जैसे ही ये गलत हुआ, हम उन सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे जहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है, और ऑटोमेटिकली हम आंसर पे आ गए हैं, दैट इज़ 2 and 3। बाकी दो ऑप्शंस को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। दिस इज़ वॉट टाइम मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट इन यूपीएससी, कि आप कितना जल्दी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कितना जल्दी दिए गए ट्रैप्स को एनालाइज करते हैं, और कितने जल्दी आंसर पे पहुंच के आगे बढ़ते हैं। बाकी हम क्योंकि अभी जनरल डिस्कशन कर रहे हैं तो लेट्स रीड फर्दर ऑप्शंस। एज रिगार्ड punishment for offenses, ordeal by fire, water and poison were the instruments for determining the innocence or guilt of a person। सही बात है, पहले के ज़माने में आग पे चलो जहर दे देते थे, अगर ये सच बोल रहा होगा तो भगवान इसको बचा लेगा, ऐसी मान्यताएं थी ना, तो हाँ ये सच है। थर्ड में क्या बोल रहे हैं,
द ट्रेडमैन हैज़ टू पे ड्यूटीज़ एट फेरीज एंड बैरियर स्टेशंस। तो ये आज भी वैलिड है। हम टैक्स देते हैं, हम पोर्ट टैक्स देते हैं, हम रूट टैक्स देते हैं, हम टोल टैक्स पे करते हैं, रोड टैक्स पे करते हैं, इतने सारे तो टैक्सेस हैं। तो ट्रेड्समैन हैड टू पे टैक्सेस, तो यहाँ पे 2 और 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेम इसी के अंदर ही है। एक्सट्रीम वर्ड एंड स्टेटमेंट्स आर गिवन रॉन्ग। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ में मैं आपको ध्यान दिलवाना चाहूँगा। वाइल लिखा हुआ है बिफोर एनीथिंग, यहाँ पे मेरे को ये दिख गया वाइल, मतलब क्या बोल रहे हैं कि सर्टेन थिंग्स थी बट वाइल ऑन दी अदर साइड। ऐसा जब बोलता है तो जनरली वो क्या करता है यूपीएससी, अगला स्टेटमेंट गलत देता है। जैसे कि आई डोंट नो व्हाट आंसर इज राइट नाउ हियर, बट हम मानते हैं कि क्या पूछा है, विथ रेफरेंस टू नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस कॉल्ड कोल्ड बेड मीथेन एंड शेल गैस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कोल बेड मीथेन is the pure methane gas extracted from coal seams, while shale gas is a mixture of propane and butane only that can be extracted from fine grained sedimentary rocks। तो अब ये हो सकता है कि जो शेल गैस का डेफिनेशन दिया है वो कोल बेड मीथेन का हो, और जो कोल बेड मीथेन का है वो शेल गैस का हो। यहाँ पे यूपीएससी क्या करता है, इंटरचेंज, जनरली इंटरचेंज कर देता है। अभी आई एम नॉट रिमेंबरिंग द ईयर, एक मिसाइल के बारे में क्वेश्चन पूछा था, तो 2 स्टेटमेंट्स थे, उसमें पहले वाले में दूसरे का डेफिनेशन और दूसरे वाले में पहले का डेफिनेशन, ऐसे करके ट्विस्ट कर दिया था वहाँ पे। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। इन इंडिया अबंडेंट कोल बेड मीथेन सोर्स एग्जिस्ट, क्या बोल रहा है कि बहुत अबंडेंट कोल बेड मीथेन का सोर्स है इंडिया में, बट सो फार नो शेल गैस सोर्स हैव बीन फाउंड। एक भी नहीं मिला होगा क्या, एक भी शेल गैस का सोर्स नहीं मिला होगा, मतलब एक स्टेटमेंट कितना ज़्यादा गलत हो सकता है, इसकी परिभाषा है ये सेकंड स्टेटमेंट। इससे ज़्यादा गलत और क्या होगा, तो ये भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली नीदर 1 नॉर 2, दैट इज डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू ड्यूगोंग, ओके, विथ रेफरेंस टू ड्यूगोंग अ मैमल। देखो अब स्पीसीज से सवाल पूछता है, हम बार बार कंफ्यूज रहते हैं कि स्पीसीज पढ़ के जाना है, एक बार क्वेश्चन देख तो लो कि कैसे सवाल पूछ रहा है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इट इज अ हर्बीवोरस मरीन एनिमल। हमको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं पता क्या होता है ना, ड्यूगोंग हम कभी भी पढ़ के नहीं गए हैं, हमको नहीं आता। इट इज फाउंड अलोंग द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया, मतलब कि जो 7000 किलोमीटर अप्रोक्स का हमारा कोस्ट है, यहाँ से लेके पूरे इस रीजन से लेके यहाँ तक के आंध्र प्रदेश तक के, इन सभी जगहों पे कौन मिलता है, ड्यूगोंग। अगर एक भी जगह नहीं मिला तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और ये स्टेटमेंट जैसे गलत होता है, ये 2 स्टेटमेंट चले गए, हमारे पास कौन सा बचा, 2 स्टेटमेंट। इफ स्टक इन 50-50 गो विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑप्शंस। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी, सी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल। अब आपको समझ में आ रहा है कि वो गाइडलाइंस क्यों इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पे आप फंस जाते हैं ना, अब आप यहाँ पे अटक जाते हैं कि इट इज गिवन अ लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। हमको दोनों के बारे में ही नहीं पता। अब 3 तो करेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली, पहला सही है कि नहीं, यहाँ पे हम कंफ्यूज थे। तो ऐसे पॉइंट पे क्या करेंगे, इफ स्टक इन 50-50 गो विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, आगे चलते हैं। उदय करके एक स्कीम लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ उदय, अ स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, प्रोवाइडिंग टेक्निकल and financial assistance to startup entrepreneurs in the field of renewable sources of energy। अब जब हम एक बार इसको पढ़े हैं तो हमको ये जनरल स्टेटमेंट लग रहा है, सही लग रहा है, हो सकता है कि इसका पर्पस हो, बट अब अगर गौर करके पढ़ेंगे तो इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्यों, अगर आपको स्टार्टअप प्रमोट करना है तो सिर्फ एक फील्ड में क्यों स्टार्टअप प्रमोट करोगे, बाकी फील्ड्स में क्या, जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी नहीं लग रही है बट वो किसी और एस्पेक्ट में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, डिमांड सप्लाई के गैप को फुलफिल कर रहा है, तो उसको क्या गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करना चाहेगी, करेगा ना, तो ये यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू एवरी हाउस होल्ड इन द कंट्री बाय 2018 अभी तक के नहीं हुआ है। रिप्लेसिंग द कोल बेड पावर प्लांट विथ नेचुरल गैस, न्यूक्लियर, सोलर, विंड एंड टाइडल पावर प्लांट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
उदय स्कीम का रिप्लेसमेंट से क्या ताल्लुक? उदय, अगर ये उदय से हम माने कि इलेक्ट्रिसिटी या फिर लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य उदय होता है, अगर हम वर्ड को रिलेवेंस भी लें तो रिप्लेसिंग द कोल बेस्ड पावर प्लांट, हम अभी भी कोल बेस्ड पावर प्लांट को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। और ये सवाल था 2016 का, अगर आज भी इसका आंसर होता तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत हो गया और आंसर ऑटोमेटिकली यहाँ पे डी निकल के आ जाता, दैट इज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल टर्न अराउंड एंड रिवाइवल ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। डी इज योर आंसर। तो ऐसे आपको बस अपना दिमाग खोल के एग्जामिनेशन हॉल में बैठना है, 50 क्वेश्चन सही करने हैं, जिसमें से 20 आपके स्टैटिक से ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपने बेसिक स्टैटिक पढ़ा हुआ है, बेसिक पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, बेसिक एकदम सुपरफिशियल लेवल का, और आपका होल्ड है उस पर, तो यू कैन ईजिली टर्न अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस दैट विल गिव यू 50 मार्क्स। कट ऑफ जा रहा है 90। बाकी के जो 30 क्वेश्चंस हैं, हम कट ऑफ 100 प्रिज्यूम करके चल रहे हैं, तो 50 आपको सही करने हैं, नेट करेक्ट करना है। तो बाकी के जो 30 हैं, यूजिंग दिस पैटर्न्स, यूजिंग दिस एनालिसिस, आप वहाँ पे ईजिली कवर कर सकते हैं। ओके, देखो अभी हमने डिस्कस किया था वाइल, बट ओनली, अदर देन, ये सारी चीज़ें क्या गलत होता है, पर हम पढ़ेंगे एक बार इसको। अ प्राइवेट मेंबर बिल इज अ बिल प्रेजेंटेड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ऐसा कहाँ लिखा है? पॉलिटी में कोई भी चीज़ एज्यूम नहीं करना है। पॉलिटी में जो लिखा है वही होता है, अगर नहीं लिखा है तो नहीं होता है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। These two option will be eliminated. Recently, a private member bill has been passed in the Parliament of India for the first time in its history. पहली बार, फर्स्ट टाइम, कितना ज़्यादा एग्जेजरेट कर दिया। 2017 का सवाल है, आज भी ये आंसर सेम रहेगा अगर 2026 में पूछा तो, दैट इज डी। ओके, नाउ दिस इज व्हाट कॉन्सेप्ट प्लस पैटर्न, कॉन्सेप्ट प्लस एनालिसिस, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक। रूल ऑफ लॉ हमारा पॉलिटी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, पर अगर आप इतने लापरवाह हैं कि आपने रूल ऑफ लॉ भी नहीं पढ़ा है एग्जामिनेशन में, दो यू शुड नो दिस, एंड आपको ये स्टैटिक के नॉलेज से ही आंसर तक आना चाहिए, पर आपने नहीं पढ़ा है, तो भी यूपीएससी क्या कर रहा है, आपको हिंट दे रहा है। कैसे? आप इसके थर्ड ऑप्शन में आइए। रूल ऑफ लॉ जो भी हो हमको नहीं पता। पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दी गवर्नमेंट, जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति? सरकार के प्रति। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है फॉर द पीपल बाय द पीपल की बात करता है, टू द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, तो जनता के लिए है, गवर्नमेंट के लिए नहीं है, तो पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्नमेंट आएगा क्या? नहीं। तो ये यहाँ पे एलिमिनेट हो गया आपका 2 and 3। स्टक विथ 50-50, गो विद द मैक्सिमम, दैट इज सी ओनली। आंसर क्या आ जाएगा? सी। सिंपल, इजी। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट एक्ट, according to Indian Patent Act, a biological process to create a seed can be patented in India. Seems true, but हो सकता है ये गलत भी हो, हमको अभी confusion है इसमें। In India there is no intellectual property appellate board. अगर आपने IPR करवाया है और आपका IPR वॉयलेट हो गया है, तो इंडिया में कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, कोई एपेलेट बोर्ड नहीं है। कितना वेग स्टेटमेंट, कितना गलत स्टेटमेंट। प्लांट वेराइटीज आर नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंटेड इन इंडिया। क्या बोल रहा है? प्लांट वेराइटीज आर नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंटेड इन इंडिया। वी आर कंफ्यूज्ड विद दिस ऑल्सो। अब ये दोनों हैं, गो विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑप्शंस, दैट इज ए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या आ गया? सी आ गया। तो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए इंक्लूड किया है कि आपको पता होना चाहिए कि कई बार ये चीज़ें गलत होंगी, है ना। 50-50 में 7 out of 10 टाइम्स आपका आंसर जो है मैक्सिमम होगा, 3 बार जो है ये गलत होगा। ये कैलकुलेशन आपको एग्जामिनेशन हॉल में लेके बैठना है, ये नहीं कि जितना मारे उतना सही। इसलिए हम बोलते हैं कि अटेम्प्ट मिनिमम ऑफ 80 क्वेश्चंस इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अगर आप 80 सॉल्व करके आओगे तब आप कहीं कट ऑफ के रेंज में लाई करोगे। अगर आपने बोला 50, मैंने तो ट्रिक यूज़ किया है, मेरे को तो स्टैटिक नॉलेज बहुत अच्छे से आता है और क्लियर हो जाएगा, तो 50 में भैया आपके, हमने क्या बोला, 30% तो रॉन्ग होना ही है। कुछ भी कर लो, 30% गलत होगा ही होगा। 30% गलत हो, आप कट ऑफ से सीधे नीचे गिर गए एंड आपका प्रीलिम्स अटक गया। तो इसका आंसर जो है 1 and 3 नहीं, 3 ओनली होगा, जिसका रीज़न है कि यहाँ पे बोला है बायोलॉजिकल प्रोसेस।
मैं चाहता तो पहले भी आपको ये अटेंशन कर सकता था, बट आई वॉन्टेड टू शो यू दिस। तो यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, बायोलॉजिकल प्रोसेस कैन नॉट बी पेटेंटेड। ओके, चलिए नेक्स्ट, न्यूमेरिकल वैल्यूज आर गिवन रॉन्ग, टू मेनी डेटा इन सिंगल क्वेश्चन आर गिवन रॉन्ग। न्यूमेरिकल वैल्यूज तो हमने यहाँ पे देखा 2018 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये यहाँ पे गलत हो गया था, तो सेम चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है दीज आर गिवन रॉन्ग। कंसिडर द फॉलोइंग, द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन, फिर से नॉट मोर देन, कितने बार यार, सेम ट्रैप, नॉट मोर देन, फिर उसके बाद बोल दिया है 25 मेंबर्स ऑफ लोकसभा। हालांकि आपको पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गया, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी हो गया, एस्टिमेट कमेटी हो गया, इन सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए, बेसिक है, स्टैटिक है, आपको कवर करके जाना है एग्जामिनेशन में। अगर आपने अभी तक के नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, पर अगर हम इन सब चीज़ों को कंसिडर नहीं करें और सिर्फ ट्रिक्स पे डिपेंड करें तो क्या होगा, कंसिस्ट नॉट मोर देन, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, ऑफ 25 मेंबर ऑफ लोकसभा, एकदम गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग। स्क्रूटिनाइजेस एप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात कर रहा है, अकाउंट का बात कर रहा है, वर्ड को रिलेशन करेक्ट, और जैसे ही 1 एलिमिनेट करेंगे ये दोनों आ जाएगा, और 50-50 में क्या होगा, हम मैक्सिमम के साथ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, मैक्सिमम के साथ जाएंगे, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी सही। एग्जामिन्स द रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग की रिपोर्ट को एग्जामिन करता है पब्लिक अकाउंट कमेटी, सही है, 2 and 3 विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द ग्रुपिंग ऑफ कंट्री नोन एज ब्रिक्स, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग, द फर्स्ट समिट 2009 ब्रिक्स, तीन चीज़ें, ऑर्गेनाइजेशन भी गलत देता है जो हम आगे देखेंगे कि नेम ऑफ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट आर गिवन रॉन्ग, तो ऑर्गेनाइजेशन गलत दिया, यहाँ पे डेट ये 2010 भी हो सकता था, 2008 भी हो सकता था, हमको नहीं पता। तो जो हमारे कहाँ गए बंकू भैया हैं, इन्होंने क्या बोला, ये बोला कि भाई अगर कहीं पे 2008 है मैं इसको 9 लिख दूंगा, बाकी सब चीज़ सही दूंगा, बच्चों को लगेगा सही है। डेट तो कौन याद करके जा रहा है, तो डेट आपको याद करके भी नहीं जाना है, आपको ये पता रहना चाहिए कि डेट गलत देता है, जनरली 7 out of the 10 टाइम्स गलत देगा डेट, तो कॉन्फिडेंट होके एलिमिनेट करके आना। जैसे ही ऑप्शन 1 यहाँ पे एलिमिनेट हुआ, ये बचते हैं हमारे पास 2 ऑप्शंस, ठीक, यहाँ पे भी गो विद द मैक्सिमम। हालांकि ये जो पैटर्न है 1 only 2 only बोथ 1 and 2 नीदर 1 nor 2, इसके लिए एक अलग से बहुत शानदार एनालिसिस है, दैट इज देखो, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, तो बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये भी हम आने वाले वीडियोस पे डिस्कस करेंगे। राइट नाउ कमिंग बैक टू हियर, यहाँ पे साउथ अफ्रीका वॉज लास्ट टू ज्वाइन द ब्रिक्स ग्रुपिंग, ओके, साउथ अफ्रीका एस, ब्रिक्स के लास्ट में क्या आ रहा है एस, तो ये सही होगा, आंसर आ जाएगा आपका 2 only। तो यहाँ पे मैक्सिमम में नहीं जाना है, यहाँ पे अलग चीज़ें काम करेगी, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं ट्विस्ट करने के, यूपीएससी है वो, तो हर जगह एक ही चीज़ें अप्लाई नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए अगर आपको ये पूरा एनालिसिस चाहिए जिसमें हम 2013 से लेके 2025 तक के सारे क्वेश्चंस, किन पैटर्न्स में किस टाइप के क्वेश्चन, जैसे अगर हम ऑल ऑफ दी अबव थ्योरी देखें तो 2013 से लेके 2021 तक का, और फिर हम 22, 23, 24, 25 4 साल के पेपर ईयर वाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव थ्योरी, एवरी क्वेश्चन आस्क्ड, जिसमें ये ट्रिक्स अप्लाई होती हैं, ये एनालिसिस अप्लाई होती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देखो एक सिंगल ट्रिक से बुलाती है मगर जाने का नहीं, कितने सारे क्वेश्चंस आए। अगर 2016 में आपको ये पता होता, चलो आपको 2016 में नहीं पता तो चलो आपको 2019 में आपने ये देखा होता, तो 2021 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम द सेम ट्रिक एंड 11 into 2 is 22 मार्क्स आपके हाथ में होते विदाउट एनी एफर्ट, बिना पढ़े सिर्फ एक चीज़ को समझ के जाते कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो आप ये 22 मार्क्स इजीली। जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, वेयर टू मार्क रॉन्ग, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आर गिवन रॉन्ग, इतने सारे एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स के एग्जांपल हैं कि आप गिनते गिनते थक जाओगे पर सवाल ख़त्म नहीं होगा। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है तो यू कैन ज्वाइन आवर PYQ यूजिंग चीट कोड्स, 2499 इज़ द प्राइस, लेस देन योर 1 day पार्टी, सॉरी 1 evening पार्टी, ठीक है।
तो आपको एक्सेस करने के लिए sthitrpragya.graphy.com में कोर्सेज सेक्शन में जाना है, वहाँ पे PYQ यूजिंग चीट कोड्स का सेक्शन है। लेक्चर्स जो है 5 फरवरी से शुरू हो चुके हैं। इसका आपको शेड्यूल जो है टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप जैसे ही कोर्स परचेज करेंगे वहाँ पे भी आपको ये शेड्यूल मिल जाएगा। तो देयर वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग, हाउ टू यूज़ दिस, वेयर नॉट टू यूज़ दिस, ये चीज़ें कैसे ट्विक एंड ट्विस्ट होती हैं। साथ ही में कॉन्स्टिट्यूशन, करेक्ट कोड, हिस्ट्री, टाइमलाइन एंड PYQ मंथन। PYQ मंथन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करना सिखाते हैं। जैसे कि अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री का एनालिसिस करें तो हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन हो गया, एक्ट्स हो गए, गांधीयन फेज हो गया, पर्सनैलिटीज़ हो गए, एसोसिएशन हो गया। इन 5 एरिया से ही मेजॉरिटी ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री सेक्शन जो है वो कवर किया गया है। अगर उसमें भी हम गांधीयन फेज का सिर्फ टाइमलाइन अच्छे से पढ़ के जाएं, जो कि हम हमारे टाइमलाइन वाले कोर्स में बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो इस एरिया से ही हर साल कितने सवाल पूछे गए हैं आप खुद देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम हर एक कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को सॉल्व करना सिखाएंगे कि किन कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, किन कॉन्सेप्ट्स को नेग्लेक्ट करना है। सभी चीज़ें नहीं पढ़नी है। इन्वायरमेंट में देखें तो बेसिक और इन्वायरमेंट से हर साल इतने सारे सवाल, पॉल्यूशन से हर साल इतने सारे सवाल, क्लाइमेट चेंज से कुछ सवाल पूछते हैं। अब लोग ओजोन लेयर, क्लाइमेट चेंज, समिट्स, इन चीज़ों को लेकर परेशान होते रहते हैं। 2024 में देखो समिट से सिर्फ एक सवाल पूछा है, सिर्फ एक सवाल, जो कि यूजिंग दिस कॉमन एनालिसिस सॉल्व किया जा सकता है। ओके, लाइकवाइज ज्योग्राफी में बेसिक्स हो गया, वेजिटेशन हो गया, मिनरल हो गया, ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन एनरोल टू PYQ मंथन, PYQ यूजिंग कॉन्सेप्ट, जहाँ पे 2013 से 25 तक के हम सारे PYQ करवाते हैं। तो दिस 2 कोर्स विल मेक श्योर कि आपका UPSC प्रीलिम्स अब नहीं, कभी भी नहीं रुकेगा। आप 2026 दें, 27 दें, 28 दें, 29 दें, यही सेम पैटर्न, यही सेम चीज़ें वर्क करेंगी हमेशा। कॉन्स्टिट्यूशन करेक्ट कोड्स, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल्स रटने हैं अक्षर बाक्षर, तो यू कैन एनरोल इनटू दिस कोर्स। द प्राइस इज ओनली 999, बहुत नॉमिनल फीस है। डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है कि आपको एक्सेसिबल हो। ओके, कंटिन्यूइंग विद द लेक्चर। तो हम डिस्कस कर रहे थे 2014 का क्वेश्चन नंबर 37, अग्नि 5 मिसाइल के बारे में यहाँ पे सवाल पूछा है। जैसे ही हम ऑप्शन 3 पे आते हैं, हमको यहाँ पे एक डेटा दिखता है कि 7500 किलोमीटर। हमने बिना पढ़े इस डेटा को एलिमिनेट कर दिया और हमारा ऑप्शन आ गया आंसर, दैट इज 1 ओनली, और आंसर यहाँ पे सही हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, इट इज़ फ्यूल्ड बाय लिक्विड प्रोपेलेंट ओनली, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सरफेस टू सरफेस मिसाइल जो है सही। अग्नि 5 के बारे में हमको कुछ भी नहीं आता था, स्टिल वी हैव गेन्ड 2 मार्क्स विदाउट एनी एफर्ट। तो ऐसे आपको अटेम्प्ट करना है आपका एग्जामिनेशन। अब आसान लग रहा है ना कि यार बिना पढ़े हमने 7-8 क्वेश्चन करेक्ट कर लिए, तो अगर आप ये सीरीज पढ़ लेंगे, ये समझ लेंगे, तो फिर यू विल बी द मास्टर ऑफ MCQs। कंटिन्यूइंग विद द 57th क्वेश्चन ऑफ ईयर 2018, अर्थ मैग्नीट्यूड फील्ड हैज रिवर्स्ड एवरी few 100,000 year. Okay, seems true, but we don't know. When the earth was created more than 4,000 million years ago, there was 54% of oxygen and no carbon dioxide. इससे ज़्यादा घटिया स्टेटमेंट फ्रेम नहीं किया जा सकता। अगर आप इसको ट्रू मान रहे हैं तो यू आर नथिंग बट स्टूपिड। क्या बोल रहा है कि अर्थ वॉज क्रिएटेड मोर देन 4,000 मिलियन ईयर अगो, मान लिया, सही हो सकता है। देयर वॉज 54% ऑक्सीजन, आज नहीं है यार, 74% नाइट्रोजन है, 54% ऑक्सीजन देन एंड नो कार्बन डाइऑक्साइड। इतना गलत कोई स्टेटमेंट कैसे हो सकता है? और लोग बोलते हैं यूपीएससी टफ है। आपको बी एलिमिनेट करना है, डी एलिमिनेट करना है, गो विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑप्शन, दैट इज सी। आंसर आपका सी आ जाएगा, इजी, गुड। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट विथ मल्टीपल स्टेक होल्डर आर रॉन्ग। स्टेटमेंट विथ मल्टीपल स्टेक होल्डर आर रॉन्ग। सैटायर डांस के बारे में पूछा। ओके, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। ओके, डांस है, डांस का फॉर्म है, कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक, डांस, ड्रामा हो सकता है। इट इज़ सेंचुरीज ओल्ड लिविंग ट्रेडिशन ऑफ वैष्णवाइट्स। क्या बोल रहा है? सेंचुरीज ओल्ड लिविंग ट्रेडिशन ऑफ वैष्णवाइट्स। यहाँ पे शैवाइट्स भी हो सकता था, ठीक है, बुद्धिस्ट भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, बट इन्होंने वैष्णवाइट्स लिखा, तो इट सीम्स रॉन्ग। इसको हम यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे।
नेक्स्ट इज इट इज बेस्ड ऑन क्लासिकल रागास एंड तालास ऑफ डिवोशनल सॉन्ग कंपोज्ड बाय तुलसीदास, कबीर एंड मीराबाई। हमने अभी देखा, क्या देखा, स्टेटमेंट विथ मल्टीपल स्टेक होल्डर आर रॉन्ग। तो मल्टीपल स्टेक होल्डर जब हैं कि तुलसीदास आ गए, कबीर आ गए, मीराबाई, तीनों का टाइम पीरियड भी अलग था, तो ये तो भैया गलत हो जाएगा। 3 को जैसे एलिमिनेट करेंगे 2 के साथ बचते हैं हम, ठीक है। अब गो विद द मैक्सिमम, गो विद द मैक्सिमम, ऑलवेज गो विद द मैक्सिमम, ओके। हालांकि आंसर यहाँ पे बी आया, तो इसको हमने एलिमिनेट किया, बट दिस इज रॉन्ग। तो कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, ओके, नॉट अ बिग इशू। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम 2016। आप देख रहे हो ना, ईयर हर साल 19 में, 18 में, 17 में, आप किसी भी रैंडम क्वेश्चन उठा लो, किसी भी रैंडम ईयर का उठा लो, चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। तो इट इज़ नॉट कि इस बार पूछा अगली बार नहीं पूछेगा, ऐसा क्या बदल जाएगा 2026 में? कुछ नहीं। अगर आप 16 में ये पढ़ के जाते तो 17 में ये सही करके आते हैं, तो ऐसे ही आप अगर 25 में पढ़ के जा रहे हो तो 26 में आप करेक्ट करके आओगे। देयर इज़ नो इफ एंड बट्स फॉर दिस थिंग। यूएनसीसीडी के बारे में एक सवाल है, इट एम्स टू प्रोमोट इफेक्टिव एक्शन, क्या एम्स टू प्रमोट इफेक्टिव एक्शन थ्रू इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम एंड सपोर्टिव इंटरनेशनल पार्टनरशिप। क्या नेशनल प्रोग्राम और इंटरनेशनल पार्टनरशिप के थ्रू हम डेजर्टिफिकेशन को क्या करेंगे, कॉम्बैट करेंगे। यूनाइटेड नेशन का प्रोग्राम है, सही है। इट हैज़ अ स्पेशल पर्टिकुलर फोकस, क्या नैरो डाउन कर दिया, क्या किया, नैरो डाउन कर दिया, क्या किया, नैरो डाउन कर दिया, इसको स्पेसिफिक बना दिया। क्या बोल के, पर्टिकुलर, केवल सिर्फ इसी में फोकस है और कहीं है ही नहीं। पर्टिकुलर फोकस ऑन साउथ एशिया इन नॉर्थ अफ्रीका। अरे यार, अगर कहीं और डेजर्टिफिकेशन का प्रॉब्लम देखने को मिला तो फिर कैसे करेंगे? तो पर्टिकुलर, स्पेसिफिक, नैरो, उसके बाद यहाँ पे फिर मल्टीपल स्टेक होल्डर हैं, मल्टीपल स्टेक होल्डर है यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, ओके। ये हो जाएगा आपका गलत, जैसे ये गलत होगा यू हैव टू एलिमिनेट। बचे हम 2 के साथ, क्या में जाएंगे, 50-50 में, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑप्शंस। आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी, सिंपल, इजी। What is 28th question of 2017? Nuclear Security Summit are periodically held under the aegis of United Nation. देखो ऑर्गेनाइजेशन जो है, हालांकि ये क्वेश्चन हमारे अगला जो एनालिसिस है उसमें आता, बट लेट अस डिस्कस यहीं पे। ऑर्गेनाइजेशन आर गिवन रॉन्ग, ठीक है, अनलेस इट इज अ वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन। अब स्टेटमेंट आया है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है हेल्थ के क्षेत्र में काम कर रहा है, और आप उसको गलत मार्क करके आओगे तो यू कैन नेवर क्रैक प्रीलिम्स। WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ के क्षेत्र में ही काम करेगा। IMF जो है वो लोन देता है, मॉनेटरी फंड है, लोन देता है। तो जो वेल नोन फैक्ट्स हैं, वेल नोन डेटा है, ये आपको पता होना चाहिए। स्टैटिक स्किंग इसीलिए बोलते हैं। बट जो वेल नोन नहीं है, जैसे न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट आर पीरियडिकली हेल्ड अंडर द एजेस ऑफ यूनाइटेड नेशन, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस, एलिमिनेट इट। द इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल मटेरियल, ये फिशर भी हो सकता था, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन में ऐसे ही यू हैव टू पेन चलाना पड़ेगा पूरे पेपर में। इज एन ऑर्गन ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप भी हो सकता है, कुछ भी। तो ये भी एलिमिनेट, आंसर आपका आ जाएगा डी, नीदर वन नॉट टू। तो बेसिकली वी आर सीइंग हियर कि ऑर्गेनाइजेशन आर गिवन रॉन्ग अनलेस इट इज अ वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन और अ वेल नोन फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, लोन देता है। वर्ल्ड बैंक के अंदर 5 डिफरेंट ऑर्गन्स है, उनके फंक्शंस क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बेसिक पता होनी चाहिए, क्योंकि इनसे सवाल पूछ रहा है बार बार यूपीएससी। तो बेसिक स्टैटिक तो कवर करके जाओ, बाकी तो फिर उसके लिए तो हम बैठे हैं ना। नेम ऑफ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट गिवन रॉन्ग। BNHS के बारे में सवाल आया है, 5th क्वेश्चन है 2014 का। इट इज़ एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ओके। कोई और मिनिस्ट्री भी हो सकती है, हिस्टोरिकल सोसाइटी है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये गलत हो जाएगा, जैसे ही हम इसको एलिमिनेट करेंगे हम आ जाएंगे गो विद द मैक्सिमम, गो विद द मैक्सिमम, गो विद द मैक्सिमम, सी इज आवर आंसर। इट स्ट्राइव्स टू कंजर्व नेचर थ्रू एक्शन बेस्ड रिसर्च, एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। इट ऑर्गेनाइजेज एंड कंडक्ट्स नेचर ट्रेल्स एंड कैंप्स फॉर द जनरल पब्लिक। जनरल स्टेटमेंट है दोनों, मार्क ट्रू हियर, मार्क ट्रू हियर, ऑटोमेटिकली आपका सी आ जाएगा आंसर।
IUCN के बारे में सवाल है, एंड कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड साइट्स के बारे में सवाल है। IUCN एंड साइट्स विथ रेफरेंस टू IUCN एंड साइट्स, इसके फुल फॉर्म आप पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? ओके, IUCN इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड साइट्स। क्या बोल रहा है, ये दोनों के बारे में सवाल पूछा और बोल रहा है कि एक पार्टी जो है इसका अंडर में आता है, ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी, is an organization of United Nations and site is an international agreement between governments. Okay, my bad, I was wrong. And while or if but पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन आर गिवन रॉन्ग, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, 1 एलिमिनेट करेंगे, हमारे पास बचता है 2 and 3 ओनली। अब देखो थर्ड ऑप्शन में लीगली बाइंडिंग लिखा हुआ है, जो हमारे मार्केट में घूम रहे हैं ना, ये कर लो वो कर लो, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आर गिवन रॉन्ग, सारी चीज़ें बोलेंगे लीगली बाइंडिंग है, गलत मार दो। यार यहाँ पे तो ये सही हो गया, ऐसे कैसे सही हो गया, बी इज द आंसर। तो देखो ध्यान से पढ़ो, इसीलिए पहला जो स्टेटमेंट था यहाँ पे गाइडलाइंस में कहा गया, ऑलवेज स्प्लिट द क्वेश्चन एंड रीड इट प्रॉपरली, है ना। तो कैसे पढ़ेंगे हम, कहाँ गया, वेयर इज द क्वेश्चन, ओके या लीगली बाइंडिंग, साइट्स इज लीगली बाइंडिंग ऑन द स्टेट दैट हैव जॉइंड इट। तो जिन्होंने ज्वाइन किया है उसके लिए लीगली बाइंडिंग होगा। अगर आपने कोई एग्रीमेंट साइन की है तो आपके ऊपर एक लीगल बाउंडेशन आ जाता है। बट दिस कन्वेंशन डज नॉट टेक प्लेस ऑफ नेशनल लॉज। तो नेशनल लॉज जो है उनको रिप्लेस नहीं करेगा, ये लीगली बाइंडिंग है, तो नेशनल लॉ के बाद अलग से और लॉज होंगे, ये उसको रिप्लेस नहीं करेगा, उसकी जगह नहीं लेगा। तो सही है, यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा, सिंपल। ओके, नेक्स्ट 2016 का क्वेश्चन नंबर 20, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन OPCW के बारे में सवाल है। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन इन वर्किंग रिलेशन विद NATO एंड WHO। देखो 3 स्टेक होल्डर्स है यहाँ पे, पहला क्या, स्टेक होल्डर, ठीक, दूसरा क्या, ऑर्गेनाइजेशन आर गिवन रॉन्ग, तीसरा चीज दिखाता हूं आपको, NATO इज अल्टीमेटली रिलेटेड टू व्हाट, वॉर एंड स्ट्रेटेजी, ठीक, WHO इज रिलेटेड टू हेल्थ, प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन की बात कर रहा है। तो ये दोनों इंटर रिलेटेड कैसे एक साथ काम कर सकते हैं, गलत हो जाएगा, 1 को एलिमिनेट करना है, आंसर आ जाएगा 2 and 3। इतना सिंपल है UPSC का क्वेश्चन सॉल्व करना। दो ये जो गेम है आगे चल के हम जब 2022 का पेपर देखेंगे, 23 का पेपर देखेंगे, 24 का देखेंगे, 25 का पेपर देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कैसे इवॉल्व हो रही हैं। देखो जब ये 2016 में पूछा गया तो UPSC हैड नो आइडिया कि लोग इसको ट्रैक कर लेंगे। नाउ UPSC नोस बट इट कैन नॉट चेंज द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन, क्योंकि उनको एनालिटिकल माइंड के ही बच्चे चाहिए जो चीज़ों को रीड कर सके, क्रैक कर सके और आगे बढ़ें। तो उन्होंने सिर्फ पैटर्न को क्या किया है, इवॉल्व किया है। ये ट्रिक्स आज भी अप्लाई होते हैं। दो अब स्टेटमेंट्स 1 ओनली, 2 ओनली ऐसे आने लग गए हैं, बट स्टिल इट कैन बी अप्लाइड देयर ऑल्सो। जब हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम समझेंगे कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। नेक्स्ट, ओके, न्यूक्लियर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 2017 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ओके, डेटा इज अ ट्रैप ना, या क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में सवाल है। कुछ भी नहीं पता हमको, हम ये जानते हैं कि देखो तेलुगु जो है बहुत पुराना है, तमिल तेलुगु, तो जहाँ पे भी 3 नहीं है हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। 1, 2 and 3 नहीं होता, बचे कौन, 2। गो विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑप्शंस, C इज द आंसर। इतना सिंपल है, ठीक है। UNCCD ये क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, लास्ट, कंटेम्प्रेरीज आर गिवन रॉन्ग। कंटेम्प्रेरी जो हैं रॉन्ग दिए जाते हैं। मोस्ट ऑफ त्यागराज कृतिज आर डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। हो सकता है, वी डोंट नो। त्यागराज क्रिएटेड सेवरल न्यू रागास, जनरल स्टेटमेंट, दिस इज व्हाट, ट्रू। तो जहां पे भी 2 है, 2 है, 2 है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अन्नमाचार्य एंड त्यागराज आर कंटेम्प्रेरी, जहां पे भी कंटेम्प्रेरी है बिना झिझके रॉन्ग मार्क है, और 3 इज एलिमिनेटेड, आंसर इज 2 and 4। वी डू नॉट हैव टू रीड फर्दर एनी ऑप्शंस, ठीक है। 2 and 4, तो पहला जो हम डाउट में थे वो भी सही हो गया। सेंट निम्बार्काचार्य वॉज कंटेम्प्रेरी, गलत, गलत।
गलत। सेंट कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, क्यों? अगर इन्फ्लुएंस्ड लिख देता तो भी सही हो जाता, जनरल हो जाता। ये ग्रेटली लिख के इसको क्या किया, बहुत ज़्यादा नैरो, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक, एग्जेजरेट कर दिया है, जो हम बोलते हैं ना। ओके, आई एम फॉरगेटिंग, एग्जेजरेट का देख लेना यार स्पेलिंग, ठीक है। तो एग्जेजरेट कर दिया, आंसर आ जाएगा आपका नीदर वन नॉर टू, दैट इज डी। ओके, लास्ट इज नाउ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब जब हम बात कर रहे थे इवोल्यूशन की कि यूपीएससी इवॉल्व करने लगे हैं, तो 2019 में सिंपल स्टेटमेंट से एलिमिनेट किए जा सकते थे। तो इन्होंने गेम क्या खेला 2020 में, बहुत शानदार तरीके से इसको ट्वीक किया। देखते हैं। पन्नीनी इज एसोसिएटेड विथ पुष्यमित्र शुंगा, अमर सिम्हा इज एसोसिएटेड विथ हर्षवर्धन, कालिदास इज एसोसिएटेड विथ चंद्रगुप्त टू। अब यहाँ पे आपको जो स्टैटिक का है, जो मैं चीख चीख के अभी आपको बता रहा था कि जो टाइम लाइन है, टाइम लाइन इज़ वेरी 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 एसेंशियल फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, चाहे वो एंशियंट हो, चाहे मेडाइवल हो, चाहे मॉडर्न हो। एक बार परगना, सरकार एंड सूबा करके पूछा था, कई बार डायनेस्टीज एग्जिस्टेड इन 8th सेंचुरी करके एक सवाल आया था। तो ऐसे ही लगातार सवाल पूछते जाता है। कभी क्रोनोलॉजी पूछ देगा कि सीडीएम कब हुआ था, एनसीएम के पहले हुआ था, चौरा चौरी कब हुआ था। तो ऐसे सवाल तभी क्लियर हो सकते हैं जब आपको टाइमलाइन पता हो। नाउ लेट मी शो यू द मैजिक ऑफ टाइमलाइन। ये जो सवाल है यहाँ पे, जब हम टाइमलाइन में क्रोनोलॉजी देखते हैं, ठीक है, जब हम शुंगा डायनेस्टी के बाद नॉर्थ इंडिया में गुप्ता डायनेस्टी आई, तो जब हम गुप्ता डायनेस्टी में चंद्रगुप्त मौर्य 2 के बारे में पढ़ते हैं, तो हम नवरत्नास के बारे में पढ़ते हैं वहाँ पे, जहाँ पे हम देखते हैं कि नवरत्न में एक जो थे वो कौन थे, कालिदास थे। बाकी नवरत्न कौन थे यू कैन स्क्रीनशॉट एंड ये याद करके जाना। और यहाँ पे मेंशन बाय फाहाइन, तो फाहाइन इज कंटेम्प्रेरी टू चंद्रगुप्ता, ठीक है। फूकू की उसका एक व्लॉग था, मतलब उसको एज अ व्लॉगर कंसिडर कीजिए आप, जस्ट टू रिमेंबर। और फूकुकी उसके व्लॉग का नाम था। तो फाहाइन ने अपने फूकुकी में मेंशन किया है नवरत्नास के बारे में, कब, चंद्रगुप्त 2 के पीरियड में। तो जैसे ही आपको ये सिंपल सा नॉलेज है, आपको समझ में आ गया कि थर्ड ऑप्शन इज व्हाट करेक्ट। ओके, तो बाकी 2 कंटेम्प्रेरीज आर गिवन रॉन्ग, जिनके बारे में नहीं पता वो गलत है। दिस इज व्हाट जनरल स्टेटमेंट। और यूपीएससी का ये जनरल साइंस का पेपर है, तो जनरल साइंस में स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 3 ओनली विल बी द आंसर। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लास्ट में मैंने जानबूझ के इसको इंक्लूड किया है ताकि आपको समझ आए कि चीज़ें कैसे इवॉल्व हो रही हैं। सो योर सी विल बी द आंसर। आई होप यू ऑल एन्जॉयड द वीडियो। आपको समझ में आई होंगी कि चीज़ें कैसे काम करती है, कैसे सिर्फ लक्ष्मीकांत रट्टा मारने से, एनसीईआरटी पढ़ने से आपका यूपीएससी नहीं निकलेगा। यू शुड नो द पैटर्न्स इन विच यूपीएससी इज प्लेइंग अगेन एंड अगेन टू ट्रिक स्टूडेंट्स। हर बार आप 70 पहुंचते हैं और बस 20-25 मार्क्स के लिए आपका कट ऑफ रुक जाता है। इसीलिए रुकता है क्योंकि आपको कुछ चीज़ें नहीं पता है, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस अच्छे से नहीं किया है। तो अगर आपको अर्ली एक्सेस चाहिए तो आई हैव ऑलरेडी ब्रीफ्ड यू PYQ यूजिंग चीट कोड्स। यू कैन परचेज द कोर्स फ्रॉम sthitpragya.graphy.com. There we have discussed everything in detail manner. Okay, till then थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें, यहाँ पे जो भी गिवन है ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बट दिस विल बी वेरी शॉर्ट। और आई वुड से 1 लोटा पानी है जो समंदर हमने बनाया है, जो हमने प्रिपेयर किया, जो हमारा एनालिसिस है, उस समंदर का ये 1 लोटा पानी है जो यूट्यूब में आने वाला है, विच विल इवेंचुअली कम इन कमिंग डेज। ओके, तो मिस्टर बंकू की तरफ से आप सभी को धन्यवाद कि आपने इतना धैर्य रखा, पेशेंस रखा और चीज़ें सीखने के लिए आपका टाइम दिया। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।